हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी अरहेनियस इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अरहेनियस इक्वेशन को, इसका डेरिवेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे बच्चों आप लोग इसको। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से अक्सर देखे गए हैं। तो चलिए, तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरहेनियस ने जो काम किया, एक्चुअली में आधा काम किया था किसने? वॉन्टॉफ ने। ठीक है, वॉन्टॉफ इनके क्लासमेट थे। तो वॉन्टॉफ ने जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और टी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, और यही फॉर्मूला जो है थ्योरेटिकली ने बताया था, और फॉर्मूला जो है फिर इक्वेशन अरहेनियस ने इक्वेशन को ड्राइव करके हमें दिया। ठीक है, तो वॉन्टॉफ इनके क्लासमेट थे, इनके फ्रेंड थे, और उन्होंने उन्हीं के काम को ये हमने बाद में अरहेनियस ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो देखो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वेरी करता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ये बात तो आपको वॉन्टॉफ ने बताई। ठीक है, तो अरहेनियस ने इनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, एक इक्वेशन के फॉर्म पे आपको यहाँ पे बताया। क्या है वो इक्वेशन, मैं आपको बता देता हूँ। क्या? k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसी को आप लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? अरहेनियस इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव किया किसने? अरहेनियस ने। बाकी काम किसका था पहले से? वॉन्टॉफ का था। तो इन्होंने इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वॉन्टॉफ की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स यूज किए। ठीक है, जो कि मैं अभी यहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो सभी लोग हेड लगाएंगे अरहेनियस इक्वेशन। हेड लगा लें सब लोग, क्या? अरहेनियस इक्वेशन। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूं, देखो। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट। देखो, पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, इन्होंने इक्वेशन ड्राइव करने के लिए एक चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या? ए और ए, ये जो ए है इसको बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? पैसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो ए है ये वाला, इसे बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या है? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है इस बात का? पैसिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो पहले पैसिव मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में जाने से पहले एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, और जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है क्या करते हैं? फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्लियर हुआ? तो जो थ्योरी का पहला पॉइंट है वॉन्टॉफ के थ्योरी से जो लिया है अरहेनियस ने, वो पॉइंट ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, मैं भी लिख दूंगा, सुन लीजिए पहले। किसी भी रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ना, सारे के सारे एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, सारे के सारे क्या है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ये पहली इसकी बात है। अच्छा, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो नहीं कर रहे हैं फिलहाल, उसे क्या बोलते हैं? पैसिव मॉलिक्यूल्स। और जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट कहता है कि एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो पैसिव मॉलिक्यूल्स ही एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं, और एक्टिव जो है पैसिव में भी आ सकते हैं, और एक्टिव ही जो है कहां चले जाते हैं? यहां से आगे को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। मैं लिख देता हूं यहां पर बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है क्योंकि टॉपिक काफी लंबा है। देखिए बच्चों, तो अरहेनियस ने कुछ पॉइंट्स लिए। ठीक है, कहां से? वॉन्टॉफ की थ्योरी से। तो हम इन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए। ठीक है, आपको भी बच्चों नोट करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा? देखो, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। पहली बात तो जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक साथ सबके सब नहीं जाएंगे। दूसरी बात लिखा है, ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट, दीज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर नोन एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये काम की चीज है बच्चों। तो उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक टाइम पे रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? उन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तीसरी बात, द मॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज पैसिव मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तीसरी बात। चौथा पॉइंट देखिए, देखिए देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव मॉलिक्यूल। तो जो एक्टिव मॉलिक्यूल और पैसिव मॉलिक्यूल है, पैसिव मॉलिक्यूल कौन है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके
प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होता है ना, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब समझता है ना इक्विलिब्रियम का, पैसिव कहाँ एक्टिव में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और एक्टिव ही जो है पैसिव में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, है ना। और एक्टिव वाले मॉलिक्यूल ही बाद में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कर रहे होते हैं, सही है। तो एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक तरीके का इक्विलिब्रियम है। और फिर लिखा है व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ये काम की चीज है बच्चों, क्या रहा है, एक्चुअली हमारा काम ये है ना, हमें टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना है ना रिएक्शन का। तो क्या है, व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो कहां होगा, राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस पैसिव, मोर नंबर ऑफ पैसिव मॉलिक्यूल्स कहां कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे बच्चों, एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो है राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, बोलो यार। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जो अर्हेनियस ने जो है वॉन्ट ऑफ की थ्योरी से लिए। चलिए और एक्चुअली में फाइनल कंक्लूजन इन पॉइंट्स का क्या है, मैं आपको ये बताता हूं, एक लाइन में लिख देता हूं। द पैसिव मॉलिक्यूल्स कैन बिकम एक्टिवेटेड, लिख देता हूं, ठीक है। द पैसिव मॉलिक्यूल्स becomes activated, समझ में आया। कह रहा पैसिव मॉलिक्यूल्स becomes activated when they absorb heat energy। हीट एनर्जी क्या है, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर हीट एनर्जी एक ही चीज तो है, समझ में आई बात नहीं आया। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कंक्लूजन है इन सब चीजों का, ये हम एक्चुअली में बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। जो पैसिव मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब, जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, आप टेम्परेचर देते हो उसको, ठीक है, ये बात है टोटल। चलिए तो इसको मैं हटा रहा हूं और अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना क्या, इसका डेरिवेशन, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। थ्योरी जो डेरिवेशन है उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ उसका बेस, उसका बैकग्राउंड कुछ तो पता होना चाहिए ना यार। चलो, अर्हेनियस की जो पीएचडी थी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थी, आपने पढ़ा होगा अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, पढ़ा है ना, ठीक है। तो उन पे इसकी सर की पीएचडी थी, अर्हेनियस सर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो एक्चुअली में फेल हो गई थी, है ना, उनका थीसिस जो है सबमिट नहीं हो पाया था, कैंसिल हो गया था। इसलिए जो है इनका थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए, स्कूल में टीचर बन गए थे। लेकिन बाद में इनके जो दोस्त थे वो इनको ले आए, उन्होंने कहा चलो छोड़ो, क्या करना, इनऑर्गेनिक में काम नहीं हो रहा तो फिजिकल में आ जाओ, फिजिकल में बहुत काम पड़ा है हमारे पास। ये लोग बॉन्ड ऑफ लोग इसमें काम कर रहे थे। तो 10 साल से ये मामला पेंडिंग अटका हुआ था, तो अर्हेनियस ने फाइनली फिर सॉल्व किया, है ना, और बाद में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और किस्मत की बात तो खैर नहीं कही जाए, है ना, मेहनत है उनकी एक्चुअली में, तो बाद में इनकी जो पीएचडी थी ना वो भी फिर प्रूफ हो गई, ठीक हो गया, तो उसको भी फिर एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना, फिर नोबेल प्राइज भी मिला इनको। चलिए तो अब हेडर निकालेंगे क्या, डेरिवेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं ये करूंगा, इसको करने के लिए एक ऐसा करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में से कर लेते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं, A प्लस बी गिव्स C प्लस बी, ठीक है। एक रिएक्शन है जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम में है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, कैसे आएगा, K2 बैकवर्ड के लिए, और रिएक्टेंट कौन आ जाएंगे इसके लिए, C और D, यही तो होता है, ठीक हो गया, ओके। अब काम की चीज अब है, आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू होता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो यहां लिखूंगा मैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो जाता है।
तो क्या आएगा देखो यहां पर इसको, K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। यही तो कुछ हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए K1 अपॉन K2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल दीजिए। तो K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी डी अपॉन ए एंड बी। क्लियर हुआ। ये देखो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। इसको एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पर, क्या Kc। क्या दिखा देते हैं बच्चों हम इसको यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर दिखा देंगे हम, क्या Kc। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप ऐसा कहीं साइड में, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया हमारा, Kc इक्वल्स टू क्या है, K1 अपॉन K2 आ गया। ठीक है, अब हम अगली बार इसको Kc यूज करेंगे, दो नहीं करेंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तभी लेंगे। ठीक है, तो बस यहां तक आपको पहले नोट करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक काम की चीज बताता हूं। क्या है वो काम की चीज, वॉन टॉफ की इक्वेशन है, जो उसने कहां से ली है, थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से इसको हटा दूं यहां पर, चलो कोई नहीं, लिखेंगे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्या है, एक वांट ऑफ की इक्वेशन है। वो क्या है, डी लॉन के सी अपॉन, आपने पढ़ रखा होगा पहले, डी लॉन के सी अपॉन डी टी, ऐसा कुछ था ना। ठीक है, डेल्टा ई अपॉन आर टी का स्क्वायर, ये है आपकी इक्वेशन। कहां से आई है, थर्मोडायनेमिक्स से आई है। किसकी है, वांट ऑफ की इक्वेशन है। ठीक हो गया, ओके। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इस केसी की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो मैं कर देता हूं, चलो क्या आएगा, डी लॉन केसी, केसी क्या जाएगा, K1 अपॉन K2 अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन आर टी का स्क्वायर। लॉन की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, डी लॉन K1 अपॉन डी टी माइनस डी लॉन K2 अपॉन डी टी। अच्छा, डेल्टा ई है तो आप जब इसको देखो डिफरेंस की फॉर्म में आपने ले लिया है, डिफरेंस की फॉर्म में, तो आप इसको भी डेल्टा ई को भी E1 माइनस E2 लिख सकते हो ना। तो इसको भी आप लिख सकते हो क्या, E1 अपॉन आर टी का स्क्वायर, E2 अपॉन अगेन आर टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ सकता है। देख लो जी यहां पर आप, क्लियर है, बोलो। चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं इस वाले पार्ट को। आप इस इक्वेशन को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो स्प्लिट इस इक्वेशन को, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इन जनरल डी लॉन के अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या, ई अपॉन आर टी का स्क्वायर। ऐसा आ सकता है क्या, देखना जरा। टू पार्ट्स में स्प्लिट करके तो आ ही सकता है ऐसा मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, ओके। ऐसे करके आप K2 का भी ले लो, ये जनरल है। K1 का कहोगे तो आप इसको ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, है ना। 2 के लिए कहोगे तो डी लॉन K2 और अपॉन डी टी इक्वल टू किसका बराबर आ जाएगा, E2 अपॉन आर टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसको मैं हटा रहा हूं फिलहाल, नोट भी करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा लंबा ही चलेगा, इतना बड़ा तो कुछ है नहीं वैसे, इसमें है तो इजी, लेकिन थोड़ा लंबा है। बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा दिक्कतें कहीं पर आ सकती हैं, जैसे अभी आने वाली हैं कुछ दिक्कतें। ठीक है, ओके। तो फाइनली आपका आंसर समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने दो निकाल दी है इक्वेशन, एक इसके ये ले लिया, एक हमने क्या ले लिया यहां पर, डी लॉन K2 अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन आर टी का स्क्वायर। तो ये एक ये आ गया और एक टर्म हमारा ये आ गया। ठीक है, यही आर्हेनियस इक्वेशन है। और थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड और कर देंगे, जो आपको बुक्स में दिखाई पड़ती है उस फॉर्मेट में लाके मैं इसको अभी रखने वाला हूं। पहले आप यहां तक समझ में, अब समझ में आया, पहले बस मुझे ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। किसको, इन दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। आप इसको इक्वेशन क्या मान रहे हैं, 2, इसको 3 मान लो। और इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एक को कर लीजिए, दूसरा उसके हिसाब से निकल जाएगा।
क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी लॉन K1 dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेशन होने चाहिए ना, टी के साथ E1 अपॉन RT स्क्वायर dt और इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा प्लीज, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो एक को कर लेता हूं। अच्छा देखो, अब इंटीग्रेशन और डी हट जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो ये क्या आ जाएगा लॉन K1, और ये क्या आ जाएगा, देखो E1 और R क्या है, गैस कांस्टेंट है ना, ये दोनों क्या है कांस्टेंट, तो dt के साथ t का आ जाएगा। पहले आप इसको बाहर निकाल लीजिए, E1 और R, और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dt अपॉन टी स्क्वायर, या लिख लो यार जनरल पढ़ना है तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है बच्चों -1 अपॉन एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। मैथ्स वालों को तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बस बायोलॉजी वाले थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो बच्चों मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, कर तो सकता हूं, सिखा सकता हूं, बट अभी नहीं सिखा सकता, ठीक है। अच्छा तो क्या आएगा -1 अपॉन एक्स, तो क्या आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर का आएगा -1 अपॉन टी, तो माइनस में यहां लिख देता हूं बाहर E1 अपॉन R, और क्या आ जाएगा नीचे 1 अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स वाला टी। समझ में आया? तो लॉन K1 इक्वल्स टू -E1 अपॉन RT। अच्छा सिमिलरली इसके लिए भी आ जाएगा, फिर अलग से करने की जरूरत नहीं है, लॉन K2 इक्वल्स टू -E2 अपॉन RT। ये लो जी, यहां तक समझ में आया, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी बच्चों, लंबा है, तामझाम लंबा चलेगा, ठीक है। ये तामझाम क्या होगा, लंबा चलेगा। ओके चलिए, एक चीज मैं भूल गया हूं शायद, इनके साथ मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लिया ही नहीं है, ठीक है। क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये लो। विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। अब आपको देखना है मैं इसको थोड़ा सा कैसे इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। हटा दो, मैं इसको पहले यहां तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आई थिंक सो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके यहां से हटा देता हूं, इसको भी हटा देते हैं, ये ठीक है। चलिए हाँ, तो अब मैं इसे कैसे मॉडिफाई करके लिख देता हूं। देखो जिस फॉर्मेट में आपको बच्चों ये बुक्स में दिखाई पड़ेगा ना, मैं आपको उसी फॉर्मेट में इसको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, लॉन K1 इक्वल्स टू क्या है -E1 अपॉन RT प्लस कॉन्स्टेंट C। ये क्या है, लॉन K2 इक्वल्स टू -E2 अपॉन RT प्लस कॉन्स्टेंट C, ठीक है। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसके फॉर्मेट को, जो फॉर्मेट आपको बुक्स में दिखाई पड़ता है ना आर्डिनेस इक्वेशन का, हम इसको उस फॉर्मेट में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग के एंटी लॉग के टर्म्स लेना पड़ेगा। तो देखो मैं बताता हूं कैसे। ये रहा लॉन K1 इक्वल्स टू -E1 अपॉन RT प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लिख सकता हूं इस फॉर्म में, e टू द पावर लॉन K1, इसको भी लिख सकता हूं e टू द पावर -E1 RT प्लस कांस्टेंट। देख लो जी, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। ओके अब देखो क्या हो जाएगा, अब e और लॉन क्या होंगे, एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां आ जाएगा आपका K1, और यहां आ जाएगा e टू द पावर -E1 अपॉन RT और प्लस कांस्टेंट ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इंडिविजुअल ले लेंगे तो -E टू द पावर E1 अपॉन RT और इंटू e टू द पावर यहां क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। e टू द पावर कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, कौन सा, a, क्या कर लेंगे a। तो हमसे आ जाएगा K1 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर कांस्टेंट a और e टू द पावर -E1 अपॉन RT, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और वो जो 2 वाला है इक्वेशन, तो सिमिलरली वो क्या आ जाएगी, K2 इक्वल्स टू a e टू द पावर -E2 अपॉन RT आ जाएगा जी, ये लो,
ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है बच्चों, चलो इसको हटा दूं। तो यहां पर जो ए है ना, इसकी थोड़ा कहानी है। क्या है कहानी, ये क्या है इसको बताता हूं मैं आपको। देखो, ए तो हमने रिस्पेक्ट में दिया है अरहेनियस सर के, ठीक है, उनके नाम के लिए दे दिया मैं ए। यहां पर ये क्या है, ए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अरहेनियस फैक्टर। अरहेनियस फैक्टर, ठीक है। इसको बच्चों फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और इसका एक और नाम है, देखो जो एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा हुआ है ना ये टर्म, ये देखो कहां लिखा है एक्सपोनेंशियल से पहले, तो इसे बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं, इससे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अरहेनियस फैक्टर भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हो, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी हम लोग इसको बोल देते हैं। क्लियर है, ओके। यहां पर क्या हो गया, एनर्जी हो गई एक्टिवेशन की, आर गैस कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर हो गया। ठीक हो गया, हटा दो इसको। तो ये बच्चों फाइनली आपकी क्या थी, अरहेनियस इक्वेशन थी। इसको इन जनरल अगर आप चाहो 1 2 के फॉर्म से हटा के इन जनरल यहां लिख देता हूं मैं, इन जनरल क्या हो जाएगा बताइए, k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस फॉर्मेट में होती है ये, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्मेट में। क्या कहते हो बताओ, समझ में आ गया, कोई कष्ट तो नहीं है यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब देखिए, तो प्रूफ तो कर दिया उन्होंने, अरेनियस ने, किसके बीच में रिलेशन निकाला था, हमें के और टी के बीच में तो हमें रिलेशन निकालना था, एक्सपोनेंशियल आता है, इस तरीके से निकलता ग्राफ इसका, ठीक है। कैसा आएगा बताइए, एक्सपोनेंशियल करो कैसे आते हैं आपको पता होगा, ये है जी इसका करो, ठीक है। तो कभी बाय चांस पूछे तो ऐसा आप बता सकते हैं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये डेरिवेशन था किसका, अरहेनियस की इक्वेशन का था, ये हमने यहां पर अभी डिराइव करी है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं आगे, इसमें से कुछ और पॉइंट्स वगैरह निकाल लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। तो जो हमारा, देखो मैं इक्वेशन फिर से लिख दे रहा हूं, क्या थी हमारी इक्वेशन, k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी थी। इसको इक्वेशन कौन सी मानू, 5 मान लू, जो भी आप बना लेना है, जो भी आपकी इच्छा करिए, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन बना ली है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ऐसा करता हूं पहले मैं इसके लिए बोथ साइड लॉग ले लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉन, अच्छा पहले ऐसा करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो k अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। जैसे मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहां तो निकाल नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल की पावर में है, इसको हटाना पड़ेगा, ए की शर्त में हट सकता है, लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉन k अपॉन ए इक्वल्स टू यहां आएगा लॉन ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां आएगा लॉन k माइनस लॉन ए, पता है ना लॉग ए अपॉन बी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, इक्वल्स टू ये क्या आएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। देखो तो यहां तक जरा, कोई कष्ट, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां पर क्या, log k माइनस log a, आप इसको बच्चों यहीं से चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, एक स्टेप बच जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा ठीक है ये हट गया, तो ये आ जाएगा आपका ln k अपॉन a इक्वल्स टू ई टू, खाली ये सब हट गया, माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको आप क्या करोगे, बेस 10 में कन्वर्ट कर लोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log k अपॉन a 2.303 इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। यह आ जाएगा आपका log की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, चलो पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल दीजिए, यहां आ जाएगा log k अपॉन a इक्वल्स टू 1 अपॉन
2.303 माइनस EA अपॉन RT, या आ सकता है log K माइनस log A माइनस 1/2.303 EA अपॉन RT, या ये लिख सकते हो log K इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A। देखना जी जरा, इस तरीके के फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ओके। अब अगर बाय चांस में जो कांस्टेंट लिया था मैंने, ओके आपको याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ K1 और K2 के टर्म्स में दोबारा से, और टेम्परेचर को ले लूंगा क्या T1 और T2 के टर्म्स में। तो यही इक्वेशन क्या आ जाएगी, इफ K, देखो यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखो log K1 इक्वल्स टू माइनस EA, इसको KC जो लिया था ना मैंने, K1 अपॉन K2 था ना, ठीक है, माइनस EA अपॉन 2.303, ये तो कांस्टेंट है छोड़ो, RT, T क्या आ जाएगा भी आपका T1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आ जाएगा, ऐसा ही तो कुछ आ जाएगा। सही है, देखो तो जरा, ठीक है, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। ओके, बस तो यही इक्वेशन आपको बुक्स में देखने को मिलती तो है, याद है क्या? ठीक है, एक ये वाली इक्वेशन मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, या इस फॉर्मेट में मिलती है। अगर आप इसको थोड़ा चेंज करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, log K1 अपॉन K2 माइनस EA अपॉन 2.303 RT R, यह आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 और T2। एक आपका पॉइंट बच्चों क्या आ सकता है, ये आ सकता है, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स लंबा है डेरिवेशन, बिल्कुल लंबा है, बहुत सारे फॉर्मेट है ना बच्चों, देखो किस फॉर्म में ही पूछ सकता है, इस फॉर्म में ही पूछ सकता है, इस फॉर्म में ही पूछ सकता है, इसमें भी किसी में ही पूछ सकता है ना? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कुछ कंडीशंस वगैरह देखते हैं। फाइनल आपका आंसर तक तो मेरे हिसाब से तो यहां तक ठीक है, एक दो कंडीशंस है उनको भी देख ही लेते हैं, छोड़ना नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को लिखो जरा, कौन सी इक्वेशन मानी थी आपने, मैंने तो शायद अभी 5 मानी थी ना, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 5। तो बच्चों इस 5 इक्वेशन में मैं ना कुछ कंडीशंस लगाने वाला हूं, जैसे क्या, जैसे मैं कह रहा हूं सपोज मेरे पास कोई ऐसी रिएक्शन है, ठीक है, केस वन इफ EA इक्वल्स टू 0, मतलब क्या हुआ, एक ऐसी रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 0 के बराबर है। मतलब आपको पता है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जिन मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सही बात है क्या? और मैं कह रहा हूं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 कर दी जाए किसी रिएक्शन के लिए, तो क्या आपको समझ में आया क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है सारे के सारे कहां चले जाएंगे, एक साथ ही प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अब किसी मॉलिक्यूल को कोई डिफरेंट एनर्जी, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एक्टिवेट होने के लिए। सही बात है क्या? ऐसा तो कुछ होगा ना, देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी 0 कर दी मैंने यहां पर, ये थे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, कहां जा रहे थे, प्रोडक्ट में। प्रॉब्लम ये थी कि यहां तक एनर्जी बैरियर था, ये एनर्जी बैरियर जो है इसी को आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। तो ये अब सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इतनी एनर्जी चाहिए उनको। अब जो कोलाइड किए, इतनी एनर्जी पैदा हुई, पुराने बॉन्ड टूटे, वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो इतनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाए, तो क्या हुए, सपोज 100 जूल है तो वो 80 ही कर पाए, 80 मतलब थोड़ा यहां आ गए, तो वो चले जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन अब यहां पर जा सकते हैं, ऑफ कोर्स जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, ये ग्राफ ऐसा है ही नहीं, ये डायरेक्ट यहां से यहां जा सकते हैं बच्चों सारे के सारे। ठीक है, तो क्या समझ में आया?
अगर किसी कंडीशन में, किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, के ए ई टू द पावर क्या जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज की पावर जीरो इट मींस 1, तो के बिकम्स ए। तो क्या आ जाएगा, जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स हो जाएंगे। सही है, तो जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स हो जाएंगे। तो लिख लीजिए एक बात, इन दिस कंडीशन ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव। शाबाश, लिखिए बच्चों, इन दिस कंडीशन ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ठीक है, इन दिस कंडीशन ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ओके, चलो अब ऐसा करो, एक कंडीशन 2 लगाइए। अब मैं क्या कहूं, कंडीशन 2, केस 2, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा के इन्फिनिट कर दूं, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर है बहुत, आपको भी पता है कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सही है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया कि इनफाइनाइट कर दिया, तो आप मुझे बताइए जितने भी मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इतना टेम्परेचर, इतनी एनर्जी मिल रही है। जो नहीं जा रहे थे वो सब चले जाएंगे, है ना। तो इसमें रख के देखो तो जरा क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5, बताओ टी की वैल्यू क्या रख देंगे आप लोग, इन्फिनिटी। तो उस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, के ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये लो इन्फिनिटी, ये सब इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, के इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो इस वाले केस में भी वही कंडीशन हो रही है। ठीक है, या तो भैया आप एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दो, या टेम्परेचर इतना दे दो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, के इक्वल्स टू ए हो जाएगा। जितने भी इफेक्टिव, जितने भी कोलिजन्स हो रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स हो जाएंगे। सही है, समझ में आया, बोलो यार। अगर कभी कोई तुमसे कहे कि भाई केस 3 में बना रहा हूं, टेम्परेचर को जीरो कर रखा है, 0 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, बिल्कुल एग्जैक्टली 0, तो क्या होगा बताइए, जीरो कर दो ना, ये लो जीरो कर दो, तो के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या है इस बार आपका बच्चों, 0। और किसी भी चीज को आप 0 से कितने टाइम इनफाइनाइट, कितने टाइम डिवाइड कर सकते हो, इनफाइनाइट टाइम कर सकते हो। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सही है, देख लो। और इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो के बिकम्स क्या जाएगा, 0। समझ में आ रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ही 0 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन यहां पर होने वाली नहीं है। समझ में आई बात, नहीं आई मुझे बताइए पहले। तो देखा आपने, कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाई, बताई। ठीक है, तो लंबा चौड़ा डेरिवेशन था बच्चों अरहेनियस इक्वेशन का। 2-3 टाइप के मैंने आपको इक्वेशन, मेन इक्वेशन ये है, इससे ही ड्राइव करके मैंने बाकी इक्वेशंस भी यहाँ पर निकाल ली, ड्राइव करी। ठीक हो गया, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो आपका मेन काइनेटिक्स का जो पार्ट था वो खत्म हो गया है। देखेंगे अगर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेंगे तो वो करवा देंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा सा पार्ट कुछ कैटलिस्ट वाला बचा हुआ है। ठीक है, कैटालिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट के टाइप क्या होते हैं, इन सब चीजों के हम मैकेनिज्म सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर आप लोग, तब तक अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।